सोचिए अगर कोई अपना भविष्य खुद लिखे और फिर उसे सच भी कर दिखाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानने वाले हैं। तारीख थी 14 मई 2017 और ये शब्द थे बालेंद्र शाह के। और सुनिए, उस वक्त वो कोई नेता नहीं थे, वो तो बस भारत में पढ़ने वाले एक आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ मई 2017 एक फेसबुक पोस्ट और दूसरी तरफ ठीक 8 साल बाद मार्च 2026 वही इंसान नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है। कमाल है ना। तो सवाल यही उठा है कि आखिर इन 8 सालों में ऐसा क्या बदल गया, ये हुआ कैसे? अच्छा, तो इस पूरी भविष्यवाणी की पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें कहीं और नहीं बल्कि उसी फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाना होगा। सारी कहानी की जड़ वहीं है। तो उस पोस्ट पे ना एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल कमेंट था, बस 2 शब्द, सही बात है। और ये कमेंट किया था सुनील लम्साल ने। सुनील उस वक्त बैंगलोर में बालन के साथ ही पढ़ते थे, एक करीबी दोस्त और क्लासमेट। और बालन का जवाब देखिए, मुझे पता है तुम हमेशा वहां रहोगे। बस यहीं पर इन कुछ शब्दों में भरोसे की एक ऐसी नींव रखी गई जिसने आगे चलकर पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। ये दोस्ती बहुत बहुत जरूरी होने वाली थी। अब बालन शाह की शख्सियत को समझना थोड़ा दिलचस्प है। उनके ना 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे, 2 पहचाने। और मजे की बात यह है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर उनके भविष्य का रास्ता बनाया। तो देखिए, एक तरफ थे इंजीनियर बालन, सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई, एकदम सीरियस लॉजिकल दिमाग वाले। और फिर दूसरी तरफ थे रैपर बालन, जिनके पिता कवि थे तो लिखने का हुनर तो खून में था। और नेपाल की मशहूर रैप बैटल लीग रॉ बार्स से उन्हें शोहरत भी मिली। मतलब सोच कर देखिए, एक इंजीनियर का एनालिटिकल माइंड और एक हिप हॉप आर्टिस्ट की बेबाक आवाज, ये दोनों एक ही इंसान में थे। अच्छा, उनके बैकग्राउंड को भी थोड़ा जान लेते हैं। वो काठमांडू में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। उनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वो भी शाही परिवार के, तो माहौल तो था ही। बालेन बचपन से ही काफी गंभीर और फोकस किस्म के बच्चे थे। और हाँ, एक मजेदार बात, इंजीनियरिंग से पहले वो पायलट बनना चाहते थे। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, न सिर्फ बालेन शाह के लिए बल्कि पूरे नेपाल के लिए। एक ऐसा संकट आया जिसने उनकी इंजीनियर और रैपर वाली दोनों पहचानों को एक साथ एक मकसद के लिए खड़ा कर दिया। तारीख थी 25 अप्रैल 2015। नेपाल की धरती 7.5 की तीव्रता से कांप उठी। एक भयानक भूकंप जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये एक राष्ट्रीय आपदा थी और यही वो पल था जो बालन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तो जैसे ही ये भूकंप आया, बालेन फौरन एक्शन में आ गए। वो अपनी इंजीनियरिंग की स्किल्स लेकर जमीन पर उतर गए। पहले गोरखा में शेल्टर इंजीनियर बनकर काम किया। उनकी टीम ने मिलकर 28 परिवारों के लिए टेम्पररी घर बनाए। फिर मिलमची में जाकर टूटी फूटी इमारतों का सर्वे किया। मतलब वो सचमुच में देश को अपने हाथों से दोबारा खड़ा करने में जुटे थे। और यही तो कमाल की बात है। एक तरफ वो एक इंजीनियर के तौर पर देश की टूटी हुई इमारतें बना रहे थे और ठीक उसी वक्त एक आर्टिस्ट के तौर पर उनका संगीत लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा था। उनके गाने जैसे मैं नेपाल को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं, लोगों की हिम्मत बन गए और इसी ने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दी। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बालन का राजनीति में आना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ना ही वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर आए थे। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। तो जब उन्होंने काठमांडू के मेयर के लिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम आगे किया, तो उनका मैसेज एकदम क्लियर और पावरफुल था। उन्होंने कहा, अब युवाओं की बारी है। हमारी पढ़ाई लिखाई आखिर कब काम आएगी? हम अपना काठमांडू खुद बनाएंगे। और फिर उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही अजीब लेकिन शानदार हिस्सा सामने आया। ये नंबर 90,835। सोचिए, एक टीवी इंटरव्यू में बालन ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उन्हें ठीक एग्जैक्टली इतने ही वोट मिलेंगे। कोई गोल फिगर नहीं, सीधा 90,835। सवाल यह है कि आखिर इतना सटीक नंबर ही क्यों? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी में। जरा सोचिए, अगर कोई कहे मुझे लगभग 90,000 वोट मिलेंगे तो आप शायद उसे सीरियसली ना लें। लेकिन अगर कोई कहे मुझे 90,835 वोट मिलेंगे तो दिमाग को लगता है कि अरे, इसने तो पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, ये तो सच बोल रहा होगा। इसी को कहते हैं प्रिसिजन बायस। ये एक इंजीनियर का दिमाग था जो पॉलिटिक्स में भी कैलकुलेशन लगा रहा था। तो इस प्रिसिजन बायस वाली ट्रिक ने और साथ में
बैंडवैगन इफेक्ट ने। मतलब ये कि लोग हमेशा जीतने वाले के साथ ही चलना पसंद करते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को लगने लगा कि भाई बैलन की जीत तो पक्की है। और बस इसी तरह वो कहानी जो एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई थी, अब अपने मुकाम पर पहुंचने वाली थी। तारीख आती है 27 मार्च 2026। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। वो 2017 की फेसबुक वाली भविष्यवाणी अब हकीकत बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस ऐतिहासिक दिन पर जब वो शपथ ले रहे थे तो उनके साथ एक और जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। याद है? उनके दोस्त सुनील लम्साल। जरा इस सफर को देखिए। 2017 में सुनील लम्साल एक साथी स्टूडेंट और दोस्त थे, और 2026 में वो नेपाल सरकार में मिनिस्टर ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट बने। बालेन का वो वादा कि मुझे पता है तुम हमेशा वहां रहोगे, वो पूरी तरह निभाया गया। तो ये कहानी है एक ऐसे सफर की जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर एक ऐलान से हुई थी, लेकिन इसे हकीकत में बदला एक्शन, स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़कर वफादारी ने। बालेन शाह ने सत्ता तक का पहुंचने का रास्ता तो खुद बना लिया, एक इंजीनियर की तरह, पूरी प्लानिंग के साथ। अब असली सवाल यह है कि अब वो देश के लिए आगे क्या बनाएंगे।